हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th का 4th चैप्टर सावले सपनों की याद। इसके अंदर बेटा हम अभ्यास के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तो आज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रखा है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। तो कौन सी घटना घटित हुई थी बेटा कि भाई जो सालिम अली की एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया की मृत्यु के दुख ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। उन्होंने जिंदगी भर पक्षियों के संरक्षण का संकल्प ले लिया। इस प्रकार गौरैया वाली घटना ने उनकी दिशा बदलकर उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी। तो ऐसी कौन सी घटना थी बेटा? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया था। वे जानते थे कि यह साइलेंट वैली अब सुरक्षित नहीं रह गई। सालिम अली मानते थे कि पशु पक्षियों के मारे जाने से जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, साथ ही जो पक्षियों के लुप्त होने से प्रकृति अपनी धरोहर से वंचित हो जाएगी। सालिम अली द्वारा प्रस्तुत प्रकृति के विरुद्ध हो रहे खिलवाड़ को प्रधानमंत्री ने समझा, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। नेक्स्ट कहता है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। क्यों कहा था बेटा? क्योंकि जो लॉरेंस थे वो भी क्या थे बेटा? एक पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, तो कहता है डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ शब्द बोले। तो फ्रीडा ने क्या जवाब दिया था कि भाई मुझसे बेहतर मेरी छत पर बैठी गौरैया लॉरेंस के बारे में अधिक बातें जानती है। उनके पति उस गौरैया के साथ इतने घुल मिल गए थे कि फ्रीडा लॉरेंस ने अनुभव किया कि उनकी पत्नी होकर भी उनके बारे में इतना नहीं जान पाई जितना कि छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में जानती है। नेक्स्ट कहता है, आज से स्पष्ट कीजिए, यानी कि बेटा जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ बताना है। पंक्ति है, वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक हमारा होता है बेटा प्राकृतिक, जो वास्तविक चीज़ जो हमारी होती है उसको बोलते हैं। तो बेटा कहता है, सावले सपनों की याद पाठ में जाबिर हुसैन लोकप्रिय पक्षी संरक्षण का सालिम अली के विषय में लिखते हैं। तो वे कहते हैं सालिम अली डीएच लॉरेंस के समकक्ष थे। बचपन में उनकी एयरगन से आहत गौरैया के दर्द ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। वे पक्षियों से अपना दुख दर्द बांटते हुए स्वाभाविक जीवन जी रहे थे। डीएच लॉरेंस और सालिम अली का जीवन लगभग एक जैसा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों पक्षी प्रेमी थे और उन्होंने आजीवन पक्षियों की हिफाजत में व्यतीत कर दिया था। नेक्स्ट कहता है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत कैसे गा सकेगा। तो बेटा इसके अंदर कहता है कि भाई जो सालिम अली थे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए तो उन्हें सालिम अली के पार्थिव शरीर को देखकर रह कर उनकी यादें आ रही थी। अब कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो उनकी हृदय की धड़कनों की भावनाओं को जीवित कर सके, क्योंकि बेटा जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़कर दूसरे लोक में चला जाता है यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है, तो बेटा कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती जिससे हम मनुष्य को दोबारा वापस ला सकें। अब सालिम अली के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, वे अब कोई भी गीत गाने के लिए जीवित नहीं थे। नेक्स्ट कहता है बेटा आगे, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कि भी जो सालिम अली थे वो पक्षी प्रेम की गहराइयों को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका जो पक्षी प्रेम था बेटा वो बनावटी नहीं था। उन्होंने संपूर्ण जीवन पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था। उनका पक्षियों के प्रति प्रेम सागर की तरह गहरा था, यानी कि बेटा जो पक्षियों की हिफाजत करने के लिए क्या था कि भी उनका जो ज्ञान था वो
छोटा मोटा और सीमित मात्रा में नहीं था, बल्कि बेटा वो विस्तृत रूप में, जैसे सागर विस्तृत रूप में फैला हुआ होता है, तो ऐसे ही उनका ज्ञान विस्तृत रूप से था पक्षियों की दुनिया में। नेक्स्ट कहता है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। भाषा शैली यानी कि बेटा लेखक ने इस पाठ को लिखने के लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया है। तो बेटा फर्स्ट, जो भाषा दिखने में बड़ी सरल है, लेकिन वह चंद शब्दों में ही गूढ़ होता है। बेटा गहरी बात कहने की महारत रखते थे, यानी कि बेटा वो थोड़े से शब्दों में अधिक बात कह सकते थे। इस छोटी सी रचना में उन्होंने इतनी अधिक बातें कही हैं जैसे सागर में गागर भर दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि बेटा सालिम अली के बारे में लिखना है। तो सालिम अली क्या थे कि भाई प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे। उम्र ज़्यादा होने के कारण जो उनका शरीर था बेटा दुबला पतला हो गया था, किंतु आँखों की रोशनी ज्यों की त्यों थी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से प्रकृति की हंसती खेलती दुनिया को अपनाया था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उनका जो संपूर्ण जीवन था बेटा वो प्रकृति की खोज में नए नए रास्तों पर समर्पित था। ठीक है, वो हर रोज नई नई खोजें करते थे। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं बेटा इस पाठ के जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि बेटा शीर्षक जो इसका नामकरण किया गया है सावले सपनों की याद, ये कहाँ तक उचित प्रतीत होता है। तो बेटा कहता है, प्रत्येक रचना क्या होती है बेटा, एक शीर्षक लेकर के आपकी समक्ष आती है। वह उसकी कथा वस्तु पर निर्भर होता है। परंतु संस्मरण में जाबिर हुसैन ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया है। उनकी यादें अब धुंधले सपनों के समान थी, अतः सावले सपनों की याद जो शीर्षक है बेटा वो पूर्णतः उचित है, सार्थक है। अब हमारे आते हैं अतिरिक्त प्रश्न। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, लेखक ने सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन कैसे किया है। यानी कि बेटा जो उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो वह कैसे निकल रही थी। तो कहता है, लेखक के शब्दों में प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली किसी वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे। जैसे कोई वन पक्षी है बेटा वन में विलीन हो जाता है, तो ऐसे ही वो भी क्या थे, वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे थे, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। ऐसा लग रहा था मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सावले सपनों का एक झुंड सवार है और सालिम अली उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा के सफर पर निकल पड़े हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसा लग रहा था, यानी कि बेटा उसकी अंतिम जो यात्रा निकाली जा रही थी उसमें लोगों का ऐसा हजूम उमड़ पड़ा था कि भी वो ऐसे लग रहा था जैसे जो सावले सपनों का झुंड सवार होकर और जो सालिम अली हैं वो उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह से उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी। नेक्स्ट कहता है, वृंदावन में कृष्ण की मुरली का जादू हमेशा क्यों बना रहता है। तो बेटा क्या कहता है, वृंदावन कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है। हिंदू तीर्थयात्री यहाँ वर्ष भर कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। उन्हें यहाँ की गलियों में कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई पड़ती है। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण की मुरली का जादू हमेशा बना रहता है। यानी कि बेटा जब आज भी हम वृंदावन की गलियों से निकलते हैं तो प्रत्येक गली से हमें ऐसा महसूस होता है मानो श्री कृष्ण जी मुरली बजा रहे हैं और उनकी जो ध्वनि है वो हमारे कानों तक पहुंचती है। नेक्स्ट कहता है, सालिम अली के अनुसार प्रकृति को किस नज़र से देखना चाहिए। किस नज़र से देखना चाहिए, प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए। तो कहता है, सालिम अली के अनुसार प्रकृति को उसी के नज़र से देखना चाहिए। प्रकृति को अपने आनंद के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा की दृष्टि से मनुष्य ने देखना चाहिए। लोग प्रकृति को अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन मात्र मानने लगे हैं, जबकि सालिम अली प्रकृति की सुंदरता को बरकरार रखने में विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी कि बेटा वो प्रकृति की सुंदरता को ज्यों का त्यों रखना चाहते थे। नेक्स्ट कहता है, सालिम अली की तुलना टापू से न करके था सागर से क्यों की गई है। क्योंकि बेटा जो टापू होता है ठीक है उसकी एक सीमा होती है, लेकिन जो सालिम अली का ज्ञान था पक्षियों की दुनिया में
वो बहुत ही गहरा था, उनके बारे में कोई जान नहीं सकता था कि भी उनको कितना ज्ञान है। तो कहता है लेखक के अनुसार सालिम अली ने प्रकृति का सूक्ष्मता से अध्ययन किया था। उनका जीवन देखने में सरल था, लेकिन उनका ज्ञान प्रकृति के संबंध में असीम था। असीम होता है गहरा, ज़्यादा। उन्होंने किसी सीमा में बंद कर काम नहीं किया था, बल्कि प्रकृति के हर अनुभव को महसूस किया था। उन्हें अथाह सागर की तरह प्रकृति से गहरा प्रेम था। इस प्रकार उन्होंने किसी छोटे टापू की तरह नहीं, बल्कि गहरे सागर की तरह खुले संसार में प्रकृति का गहन अध्ययन किया था। तो बेटा ये हमारे अतिरिक्त प्रश्न है। अब हमारे इसके अंदर आते हैं बेटा एमसीक्यू। एमसीक्यू के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है सालिम अली कौन से वैज्ञानिक थे? तो बेटा पक्षी वैज्ञानिक। नेक्स्ट कहता है आबशार क्या होता है? आबशार का अर्थ होता है बेटा झरना। नेक्स्ट कहता है कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कौन खाली नहीं होता? तो बेटा वृंदावन की गलियां। नेक्स्ट कहता है सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? कैंसर था बेटा उनको। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना था। ठीक है। नेक्स्ट कहता है सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे? साइलेंट वैली था बेटा। सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? चौधरी चरण सिंह से। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बेटा फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, फॉल ऑफ ए स्पैरो उनकी आत्मकथा थी सालिम अली की। नेक्स्ट कहता लेखक को अंग्रेजी के किस साहित्यकार की याद आ गई? तो बेटा डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? फ्रीडा। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा क्या बने रहेंगे? एक पहेली। ठीक है। नेक्स्ट कहता है सालिम अली ने बचपन को गोरैया को किस से घायल किया था? तो बेटा एयरगन से। फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में सबसे अधिक कौन जानती है? तो बेटा गोरैया। सती कितने वर्ष का होता है? तो बेटा सती 100 वर्षों का होता है। वादी किसे कहा गया है? घाटी को। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक ने यह शब्द किसके लिए कहे? सालिम अली के लिए। कृष्ण ने यहाँ रासलीला रचाई थी वृंदावन में। कृष्ण ने यहाँ रासलीला रचाई वृंदावन में। सालिम अली की काया कैसी थी बेटा? कमजोर थी। ठीक क्वेश्चन है। तो बेटा ये हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी परीक्षा में हेल्प हो सके। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। तो बेटा ऐसे ही नई वीडियो लेकर के जल्दी ही फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।